कजाकिस्तान हिला तो हिले की दुनिया। कजाकिस्तान का संकट पड़ेगा भारी। मोदी ने फिर हालात पर बनाई पैनी नजर। दोस्तों, क्या दुनिया में बढ़ने वाला है यूरेनियम का संकट? क्या तेल की कीमतों में आएगा भयंकर उछाल? क्या कजाकिस्तान के संकट के कारण पटरी में उतर जाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था? क्या फिर आने वाली है सबसे बड़ी महामंदी? दोस्तों, क्या भारत भी इस महामंदी से होगा प्रभावित? न जाने ऐसे कितने सवाल कजाकिस्तान संकट को लेकर हर शख्स के मन में कौंध रहे हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उस संकट के बारे में हमें जानना होगा जिसके कारण ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल कजाकिस्तान सरकार ने इस साल के पहले ही दिन एक बड़ा फैसला करते हुए एलपीजी की कीमत से नियंत्रण हटा लिया, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। फिर क्या पुलिसकर्मी, क्या आमजन, सभी इस हिंसा के अग्नि में स्वाहा होने लगे। ये हिंसा कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक हुई हिंसा में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 164 लोग मारे जा चुके हैं और 2200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में 1300 से अधिक सुरक्षा कर्मी हैं। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे शहर अलमाटी में 103 लोग मारे गए हैं। हिंसक भीड़ ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा और 4 साल की बच्ची की भी जान ले ली। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5800 लोग गिरफ्तार भी किए हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कजाकिस्तान की सरकार ने रूस और मित्र देशों से सैनिक मदद मांगी। लिहाजा मित्र देशों ने भी निराश नहीं किया और राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव के बुलावे पर रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन के सैनिक कजाकिस्तान पहुंच गए और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। आखिर एक एलपीजी के मूल्य में सरकारी नियंत्रण हटने के बाद हालात इतने हिंसक क्यों हो गए, ये भी हम सोच रहे होंगे। दरअसल एलपीजी के रेट कम होने के कारण बहुत सारे कजाकों ने अपने वाहनों को एलपीजी पर चलाने के लिए बदल लिया था। जैसे ही सरकार ने एलपीजी से नियंत्रण हटाया, उसके दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसका लोग विरोध करने लगे। सरकार ने विरोध को जबरन दबाने की कोशिश की। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिससे लोग और भड़क गए और हिंसक वारदात को अंजाम देने लगे। मजबूरन सरकार को इन क्षेत्रों में कर्फ्यू और आंदोलन प्रतिबंधों के साथ आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। कजाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शन का विश्व की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना, शायद हम यही सोच रहे होंगे। मैं इसे बताऊं, इससे पहले कुछ और है जिसे हमें जान लेना बेहद जरूरी है। रूस के चेकमेट से चीन हैरान, मुखपत्र में छपे लेख पर देनी पड़ी सफाई। अब हम सोच रहे होंगे कि आखिर ये खेल क्या है। दरअसल कजाकिस्तान के मुद्दे पर रूस ने चीन के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी हालत सांप और छछूंदर वाली हो गई, जिससे वो ना तो निकल सकता है और ना ही उगल सकता। शतरंज की इस बाजी में रूस ने चीन को शह और मात दोनों दे दी। अपने इस कदम से रूस ने यह भी साबित कर दिया कि भले ही उसके जीडीपी अमेरिका और चीन के मुकाबले कम हो, लेकिन मध्य एशिया का सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी वही है। उसकी सीना की पकड़ मध्य एशिया में काफी मजबूत है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने जहां 48 घंटों में अपने सैनिकों को कजाकिस्तान में पहुंचा दिया, वहीं चीन उसके 48 घंटे बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से बात कर पाया। रूस की कूटनीतिक समझ इससे भी आंकी जा सकती है कि उसने फौज से अधिकतर वो सैनिक भेजे जो कजाकिस्तान की स्थानीय भाषा बोल सकते हैं, लेकिन ये काम चीन की फौज नहीं कर सकती। 1991 तक कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसलिए रूस वहां के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हालात बदल गए और चीन मध्य एशिया में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश बन गया। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति सिनोफाइल की सोवियत यूनियन के जमाने में बीजिंग में पोस्टिंग हुई थी और वो अच्छी तरह से मंड्रारिन बोल सकते हैं। बावजूद इसके चीन को उनसे संपर्क स्थापित करने में काफी समय लग गया, जबकि रूस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इस काम को त्वरित गति से अंजाम दिया। रूस के इस कदम से चीन पसपेश में पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं होगा कि रूस बिना उससे सलाह मशविरा किए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। आज रूस के 20,000 सैनिक कजाकिस्तान में हैं। चीन के लिए एक दिक्कत और भी है। कजाकिस्तान रूस और चीन के बीच में पड़ता है और उसका एक हिस्सा शिनजियांग से भी जुड़ा है। चीन के मुखपत्र ने इस मुद्दे पर अपने अखबार में एक लेख छापा है। लेख छापते समय अखबार ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके लेख से एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, लिहाजा उसे बाद में उस पर सफाई देनी पड़ी। बटुए मिले पर नहीं है मन, आर्थिक साझेदारी नहीं बन पाई राजनीतिक साझेदारी।
अब हमारे मन में यह भी सवाल कौन रहा होगा, जब चीन सबसे ज्यादा निवेश मध्य एशिया में कर रखा है तो फिर कजाकिस्तान ने उससे पहले मदद क्यों नहीं मांगी। इस बात को समझने के लिए हमें कजाकिस्तान की आबादी को समझना होगा। शिनजियांग में चीन ने उइगर, किर्गिज और मध्य एशिया समाज से जुड़े लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जबकि कजाकिस्तान ने 1 लाख उइगर समाज के लोगों को अपने यहां बसाया है। यही कारण है कि आर्थिक नजदीकियों के बावजूद मध्य एशिया और चीन के मन नहीं मिले हैं और बातचीत केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ सवाल उठाए थे, मैं एक एक कर वीडियो में सारे सवाल के जवाब भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प पहलू है जिसे आपको जानना चाहिए। सोवियत संघ का सदस्य रहे कजाकिस्तान को आजाद हुए 3 दशक हो चुके हैं। इस दौरान वहां हालात कभी इतने हिंसक नहीं रहे जैसे अभी। ईंधन की कीमतों से बढ़ोतरी से हिंसा भड़की, लेकिन इसे हवा दी सूबे में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ने, जिसके बाद ये पूरी हिंसा एक मुहिम के रूप में बदल गई। इसी के चलते कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी और सहयोगी रूस से सेना कजाकिस्तान भेजने की गुजारिश करनी पड़ी। कजाकिस्तान संकट से निवेशक चिंतित, हिंसा से साख को पहुंच सकता है नुकसान। अब तक के वीडियो में हम ये तो समझ गए कि कजाकिस्तान में हुई हिंसा के क्या कारण थे और किस कारण वहां आपातकाल लगाना पड़ा, लेकिन इस हिंसा से कजाकिस्तान और विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। यही नहीं, कजाकिस्तान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भी बड़ा उत्पादक है। वहां हो रहे प्रदर्शनों और उसके बाद सरकार की ओर से दिखाई गई सख्ती के चलते निवेशक चिंतित हैं। निवेशकों को अंदेशा है कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के चलते उसकी साख को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि सरकार के नियंत्रण वाली नेशनल एटॉमिक कंपनी कज़ैटोम प्रोम, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम उत्पादक है, उसने भरोसा दिया है कि मौजूदा तनाव का उत्पादन और निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के इस बयान के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता के चलते पिछले हफ्ते यूरेनियम की कीमतों में उछाल आया। हालांकि जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि आमतौर पर अस्थिरता के बाद जो भी प्रशासन आता है वो विदेशी निवेश का खास ध्यान रखता है, क्योंकि विदेशी निवेश सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है और कोई भी सरकार या प्रशासन ऐसे मुर्गे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो खुद उसके लिए भी घातक हो जाता है, क्योंकि बिना निवेश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। लिहाजा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सेक्टरों के तुलनात्मक रूप से स्थिर बने रहने की संभावना है। जानकार ये भी मानते हैं कि कजाकिस्तान से आने वाली आपूर्ति में कटौती हुई तो इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। हालांकि परमाणु ईंधन का बाजार बहुत आगे की प्लानिंग पर चलता है, इसलिए परमाणु ईंधन की प्रक्रिया में शामिल कंपनियां और संयंत्र अपने पास अग्रिम भंडार और सप्लाई लाइन रखते हैं। इसकी वजह से अगर आपूर्ति में कुछ समय के लिए रुकावट भी आए तो उससे निपटने के लिए उनके पास बैकअप होता है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाती है तो भी पश्चिम देश यहां कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उसका कारण कजाकिस्तान की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति है। कजाकिस्तान की इसी अहमियत को देखते हुए पश्चिमी देश यहां से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर ज्यादा व्यावहारिक रुख अपनाएंगे। कनाडा की यूरेनियम उत्पादक कंपनी कमैको ने भी चेतावनी दी है कि कजाकिस्तान में किसी तरह की गड़बड़ी या दरार आई तो इसका अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम बाजार पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। कमैको ने एक बयान जारी कर कहा कि मौजूदा हालात कंपनियों के लिए चेतावनी है। आपूर्ति के किसी एक स्रोत पर बहुत ज्यादा निर्भर होना जोखिम की बात है। यहाँ एक और अच्छी बात यह है कि ऊर्जा और कच्चे माल के उत्पादन में भी अभी तक कोई बड़ा गतिरोध नहीं आया है। विश्व का टॉप यूरेनियम उत्पादक है कजाकिस्तान। 40% यूरेनियम का होता है उत्पादन। आखिर कजाकिस्तान की अचानक हर तरफ चर्चा क्यों हो रही है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपको जानना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरेनियम की इस समय कितनी डिमांड है, क्योंकि यह परमाणु संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन होता है। हमको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुल यूरेनियम उत्पादन का 40% कजाकिस्तान से आता है। गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों से निर्भरता घटाने और हरित उपायों की ओर बढ़ने की दिशा में यूरेनियम काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्बन उत्सर्जन घटाने और अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बनाने के लिए कई सरकारें परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा रही हैं। इनमें यूरोपीय संघ के भी कुछ देश शामिल हैं। यूरोप की सालाना यूरेनियम जरूरतों का 20% हिस्सा कजाकिस्तान से आता है। यहाँ उत्पादन की लागत कम है। फुकुशिमा हादसे के बाद दुनिया में परमाणु ईंधन की मांग और कीमतों में कमी आई है। ऐसे में कम उत्पादन लागत एक बड़ा फैक्टर है। इसके चलते कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम बाजार का टॉप खिलाड़ी बनकर उभरा है। जानकारों की माने तो कजाकिस्तान के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर कंपनियां चाहेंगे कि यूरेनियम आपूर्ति के लिए वो कजाकिस्तान पर से अपनी निर्भरता कम करें। ऐसे में बाहर के यूरेनियम उत्पादकों को बढ़ावा मिल सकता है। ओपेक का भी सदस्य है कजाकिस्तान, सबसे बड़े कोयला निर्यातकों में भी शामिल।
वीडियो की शुरुआत में जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यूरेनियम के उत्पादन और सप्लाई में होने वाली कमी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपने एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो में आपको कजाकिस्तान के संकट से भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि कजाकिस्तान तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस का सदस्य है। वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ हर दिन तकरीबन 16 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। कजाकिस्तान जितने जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करता है, उसका ज्यादातर हिस्सा निर्यात कर देता है। निर्यात से होने वाली कजाकिस्तान की कुल कमाई का आधे से ज्यादा यहीं से आता है। यहाँ के 3 सबसे बड़े तेल भंडार अभी मौजूद अस्थिरता के असर से अछूते हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह स्थिरता बरकरार रहे। कजाकिस्तान के कुल सालाना तेल के निर्यात का लगभग 80% हिस्सा यूरोपीय संघ से आता है। वो सबसे बड़े कोयला निर्यातकों में से एक भी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2018 में कोयले और क्रूड तेल के निर्यात में कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश था। प्राकृतिक गैस के निर्यात में वो 12वें नंबर पर था। कजाकिस्तान संकट का तेल की कीमतों पर असर, संकट खत्म नहीं होने पर दाम बढ़ने की संभावना। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि मौजूदा तनाव ऐसे समय पे आया है जहां ओपेक प्लस देश अपने कोटा तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके चलते तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। अगर कटौती बनी रही तो कीमतें अक्टूबर के अपने उछाल से ऊपर जा सकती हैं। अगर उत्पादन पर संकट बढ़ा तो तेल की कीमतें 3 अंकों तक भी पहुंच सकती हैं। इधर पूरे हालात पर भारत ने पैनी नजर बना रखी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत कजाकिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ उसकी गहरी संवेदना है। विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान को एक करीबी और मैत्रीपूर्ण साझेदार बताते हुए वहां जल्द से जल्द शांति की कामना की है। दरअसल मध्य एशिया की अस्थिरता के बीच कजाकिस्तान एक अपवाद रहा है। सालों तक बनी स्थिरता के चलते पिछले 2 दशकों में संसाधनों के मामले में संपन्न इस देश की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो की शुरुआत में हमने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। और एक खास बात, एक शांति प्रिय देश का नागरिक होने के नाते मैं भी यही कामना करता हूं कि कजाकिस्तान में जल्द से जल्द अमन चैन कायम हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।